नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, आप महावीर प्रसाद खिलेरी जी को तो जानते ही होंगे। जी हाँ, ये वही शख्स हैं जिन्होंने आज से लगभग 2 साल पहले ध्रुव राठी के साथ इंटरव्यू में बीजेपी आईटी सेल को एक्सपोज किया था। बीजेपी आईटी सेल की एक वो सच्चाई बताई थी कि किस तरीके से जो बीजेपी है वो अपनी आईटी सेल के माध्यम से देश में एक गर्म माहौल बनाती है, वे लोगों को आपस में बांटने, तोड़वाने और लड़वाने का काम करती है। अब आपने महावीर प्रसाद जी का बीजेपी आईटी सेल को एक्सपोज करने वाला ध्रुव राठी के साथ वो इंटरव्यू तो देख लिया होगा, लेकिन उस इंटरव्यू के बाद में महावीर प्रसाद जी के साथ में क्या हुआ, ये आज तक किसी भी इंटरव्यू में नहीं दिखाया गया है, ना ही इनकी कोई खबर छापी गई थी। उसके कुछ निम्नवत कारण थे जो आपको इस वीडियो में पता चलेंगे कि क्यों किसी भी यूट्यूबर ने या फिर किसी भी मीडिया हाउस ने क्यों महावीर प्रसाद जी की जो दुर्गति हुई थी उसके बारे में नहीं बताया था। तो इस वीडियो में हम मुख्यतः 2 बिंदु पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला कि जब महावीर प्रसाद जी ने इस बीजेपी आईटी सेल को एक्सपोज किया, लोगों को सच सामने रखा, तो उसके बाद में महावीर प्रसाद जी के साथ में क्या घटनाएं घटित हुई उनके बारे में बात करेंगे। और दूसरा कि किसान, इस समय जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो इस किसान आंदोलन में बीजेपी आईटी सेल किस तरीके से अपना योगदान दे रही है और किस तरीके से लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद में कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो कि इस इंटरव्यू में होने वाली हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि आप प्लीज इस इंटरव्यू को पूरा जरूर देखिएगा, उस इंसान की बातों को सुनिएगा जिस इंसान ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, पैसे की परवाह ना करते हुए देशभक्ति को सबसे ऊपर रखा, समाज को सबसे ऊपर रखा, और उस बीजेपी आईटी सेल का सच हम आप सभी लोगों को बताने का प्रयास किया। तो देखिए आप ये इंटरव्यू। नमस्कार महावीर जी। नमस्कार जी। आपने ध्रुव राठी के साथ में जो सबसे पहले इंटरव्यू दिए थे उसमें आपने बीजेपी की जो आईटी सेल है उसको एक्सपोज किया था, और हाँ जी। ये जो है लगभग पूरे देश ने देखा था। तो इसमें सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने जो आईटी सेल है बीजेपी का, वो आपने कब और क्यों ज्वाइन किया था? आईटी सेल देखो, मैं पहले संघ में था, यहाँ गांव में अच्छा, शाखा लगाते थे लोग। आरएसएस में थे आप पहले? जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। गांव में जो हमारे गांव में जो शाखा लगती थी 150 लड़कों की, तो हम ही हाँ लगवाते हाँ। थे। उसके बाद में हम्म। मैं जॉब के सिलसिले से मुंबई चला गया था। मुंबई से फिर गुजरात गया था, गांधीनगर में एक बार सालासर में विराट हिंदू धर्म गर्जना सम्मेलन करवाया था हमने, जिसमें जिसमें टाइगर राजा सिंह और हैदराबाद का जो विधायक है और जो हिंदुत्व की फायर ब्रांड जो साध्वी सरस्वती मिश्रा है, वो भी हमारे यहाँ मुख्य अतिथि आई थी। अच्छा। और उस बाद से हम धीरे धीरे यहाँ से दिल्ली चले गए। दिल्ली में फिर कई बार गौरक्षा को लेके जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया था। उस टाइम पे सरकार मनमोहन सिंह थी, दूसरा काल था मनमोहन। तो संत गोपाल दास जी के साथ में मिलके हमने मनमोहन सिंह जी के घर पे भी एक बार पथराव किया था। तो ऐसे चलते चलते अच्छा। आगे आगे जैसे 2012 एंड हो रहा था, तो बीजेपी आईटी सेल का वहां गठन हो रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया में फेसबुक को हथियार बना लिया गया था उस टाइम पे। और मैं भी काफी एक्टिव हुआ करता था फेसबुक में, क्योंकि हिंदी राइटिंग उस टाइम पे बहुत कम लोगों की हिंदी राइटिंग थी। मेरी भी हिंदी राइटिंग तकड़ी थी, अभी भी मेरी हिंदी राइटिंग बहुत तकड़ी है। तो वैसे वैसे अच्छा। अंदर घुस गए। फिर 2012 में उस टाइम पे शायद गडकरी जी इसके अध्यक्ष थे पार्टी के। तो तो मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित गडकरी जी नहीं कर रहे थे, तो हमने उनको हटवाया। फिर उनके बाद में दूसरे प्रेसिडेंट आए थे, विरोध किया था हमने गडकरी जी का भी। अच्छा अच्छा। तो इस तो तरह आपके से फिर शुरुआत हुई। इसमें आईटी सेल में मतलब कैसे ज्वाइन किया आपने? कोई फॉर्म वॉर्म भरा था या फिर ऐसे ही सेलेक्ट उसमें नहीं कर नहीं, लिया था? आईटी सेल का कोई ऑफिशियल फॉर्म नहीं होता, और ऑफिशियल सैलरी किसी को चेक से नहीं मिलती। सैलरी मिलने का भी एक प्रक्रिया है कि आप आईटी सेल से जुड़े हुए हो, तो आपके आसपास के किसी फाइनेंसर से जो बीजेपी को चंदे देते हैं, या कोई सांसद विधायक पार्षद का टिकट लड़ता है, उनके थ्रू आपको कैश में मिलता है पेमेंट। अच्छा। तो हाँ ये तो एक तरह से जैसे फिल्मी टाइप का सीन है, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि गुंडे एक दूसरे को मतलब कैश पहुंचा रहे हैं। हाँ, वैसे ही सेम काइंड वही ऑफ। आपकी नजरिए से आप इसको देख सकते हैं, लेकिन कैश में हाँ नहीं हाँ होता। हाँ। और इसका कोई आईडी कार्ड भी नहीं बनता कि आप फलानी जगह ज्वाइनिंग हो, आपकी ये ड्यूटी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। चलिए, तो फिर उसके तो बाद में फिर आपने जो काम है वो कितने टाइम वहां पे किया था उनके साथ में, आईटी सेल में? देखो, शुरुआत से लेके फरवरी 2016 तक किया था मैंने। फरवरी 2016 में इन्होंने जाट आरक्षण हुआ था हरियाणा में, उसको डिस्ट्रॉय हम्म। करने के लिए सोशल मीडिया को हथियार बनाया था। और मुरथल रेप कांड की एक झूठी घटना चलाई थी आईटी सेल वालों ने, और कुछ हाँ अखबार हाँ वालों हाँ, ने मुझे भी मिलकर। अच्छे से याद है।
हालांकि पहली बात तो आपने कहीं ऐसा देखा है भारत में कि किसी जगह रेप और वहां का विक्टिम नहीं हो? नहीं, सबसे पहले विक्टिम तो होता ही है। न तो वहां कोई विक्टिम है, न कोई गवाह हाँ। है, न कोई रेप हुआ, फिर भी फर्जी कहानी। जाटों को कुल मिला के, जैसे आज किसान आंदोलन चल रहा है, इसको परेशान करने के लिए कितने हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उसी तरह से जाट आरक्षण को फेल करने के लिए हम्म। बलात्कारी जाट बलात्कारी जाट बलात्कारी जाट बलात्कारी ऐसे करके पूरे हरियाणा को पूरे विश्व स्तर पे बदनाम करने की कोशिश की थी। उस टाइम पे मैं वहां था बीजेपी आईटी सेल में। अच्छा। तो मेरे को भाई हाँ। साहब सीधी बात है, वहां गुस्सा आ गया, क्योंकि मेरी कौम है, जिस कौम में मैं पैदा हुआ हूँ, आपको बता दो मैं जाट बिरादरी में ही पैदा हुआ हूँ, हम्म। लेकिन पैसों से जमीर नहीं खरीद सकते। हो सकता है मेरी मजबूरी थी या आर्थिक स्थिति डाउन थी, इसलिए मेरे को वहां जॉब जॉब के तौर पे मैं आईटी सेल को देख रहा था, क्योंकि 30-40 हजार रुपए का मंथली इनकम हो रहा था, तो कौन छोड़ना चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब बात अपने ब्लड पे, बात अपनी कौम पे आती है ना, तो मेरा वो वाला नहीं है कि भाई जिंदगी भर गुलामी करते हैं जैसे हमारे सांसद करते रहते हैं। एक भी मंत्री नहीं हम्म। है ऐसे ओबीसी का, फिर भी आज तलवे चाट रहे हैं। तो मेरा खून बिल्कुल। उबाल मार गया, मैं बगावत करके वहां से निकल गया था। मैं नहीं, 3 लड़के निकले थे, जिसमें से 2 लड़कों का तो शायद कानपुर में मर्डर भी हो गया था, और मैं यहाँ आ गया था। और ध्रुव राठी भी इंडिया से ही निकला हुआ है, उस टाइम पे शायद स्टूडेंट होगा ये दिल्ली में। तो हम्म। ये तो अभी जर्मनी भाग गया, और वहाँ इसकी लाइफ सेट हो गई, और मैं इंडिया में फंसा रह गया। तो जैसे कि जब आपने छोड़ा था, तो फिर छोड़ने का मुख्य कारण तो आपने एक बताया कि भाई ये है कि भाई अब आज जो जाट आरक्षण हुआ था, आरक्षण टाइम पे आंदोलन हुए थे, तो उसमें हम्म। लोगों का डाइवर्ट किया जा रहा था और ये उल्टी सीधी चीजें बोल करके डाइवर्ट किया जा रहा था। हाँ भाई, जब तो स्वाभिमान स्वाभिमान पे चोट मार रही है तो छोड़ना लाजमी था। क्योंकि हाँ, हमारे बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जब हमारे जब 31 भाइयों को गोली मार दी गई हरियाणा में आरएसएस की खट्टर सरकार द्वारा, तो खून तो मेरा उबाल मारना ही था वहां। भाई किसी का भाई मरे तो किसी का भाई मरे। उधम सिंह के जलियांवाला कांड में उधम सिंह के परिवार से कोई नहीं मरा था, फिर भी लंदन जाके गोली ठोकी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लेकिन उनकी कौम के तो मरे थे, उनके उन, उन जो विचारधारा के, उनके विचारधारा के किसान तो मरे थे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो फेक नैरेटिव फैलाने का जो काम था, वो सिर्फ इन्होंने जाट आंदोलन में किया, तो उससे पहले भी करते रहते थे आप लोग? नहीं नहीं, पहले पहले तो करते ही थे। जाट आंदोलन तो 2016 में हुआ था ना, उससे पहले तो हाँ हाँ। 13, 14, 15 हो चुका था। बीजेपी का चुनाव जीतने के लिए इतना प्रोपगेंडा फैलाया, हिंदू मुसलमान करके लोगों में भय पैदा कर दिया था। एस एस टी ओबीसी का वोट, जब वोट लेना होता है तब ये हिंदू होते हैं, नहीं तो इनका हिंदू से कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्योंकि आप भी मैं फिर मैं वहां पे उस टाइम पे पूर्ण हिंदू टाइप में ही होंगे उस टाइम पे आप वहां पे? मैं खुद ही साहब वहां पे शूद्रों को, हम लोगों को मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो साध्वी सरस्वती मिश्रा थी वो जन्म से ब्राह्मण है ना। हाँ। तो तो शूद्रों से साध्वी तो सरस्वती तो आईटी सेल के अंदर में, आईटी सेल के साथ में साध्वी या साधु लोग क्या काम होता है वहां पे इनका? देखो, ये आरएसएस का जो नेटवर्क होता है ना, इनका घुमा फिरा के विचारधारा कट्टर हिंदुत्व पर ले आएंगे। इसी का नाम इनकी आईटी सेल, ये जो बनी हुई है बीजेपी आईटी सेल, ये कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा पे। अभी आप कहीं पे भी देख लो, अरे किसी को हाँ एंगल को हिंदू से जोड़ेंगे, ये किसी भी एंगल को। हाँ। जिसका रिसेंट उदाहरण हम रिंकू शर्मा का जो मर्डर हुआ है, उसको भी फिर इन्होंने इसी तरीके का नैरेटिव दे दिया है। हाँ, रिंकू शर्मा से पहले तो उत्तर प्रदेश में इसके 2 जाट लड़कों को भी मारा था, और 2 यादव लड़कों को भी मारा था, और वो दलित लड़की थी उस जिसका रेप हुआ था। जब जब वो जाट हो जाते हैं, यादव हो जाते हैं, दलित हो जाते हैं, लेकिन शर्मा नाम आते ही वो हिंदू हो जाता है, और कपिल मिश्रा 1 करोड़ का डोनेशन मांगने निकल जाता है, और इनकी विचारधारा वाले लोग 1 करोड़ डोनेशन भी कर देते। तो ये नैरेटिव खास तौर से जो है उन्हीं जो आप लोग काम करते थे आईटी सेल में, उन्हीं के माध्यम से फैलाया जाता था? बस 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 वही सिस्टम है, बस वही सिस्टम है। आईटी सेल तो मैंने 2016 में फरवरी में एंड में छोड़ दिया था। फिर बाद में मेरा हम्म। इंटरव्यू ध्रुव राठी के साथ हुआ, और अपने अभी डांडिया के साथ हुआ, अमेरिका वाले के। हाँ, कि कम से कम पहली बार भारत में पहला सदस्य हूं मैं जिसने पूरी दुनिया को बताया था कि आईटी सेल ये काम करती है। मेरे से पहले आईटी सेल का नाम भी कोई नहीं जानते थे। आज आज किसान पुत्र किसान आंदोलन में आईटी सेल को काउंटर करके ट्विटर से भागने पे मजबूर किया है ना, तो इसका भी कहीं ना कहीं सबसे पहला बीज बोने वाला मैं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से महावीर जी ने आपको बताया कि वो आरएसएस में थे, हिंदूवादी थे, और उसके बाद में उन्होंने बीजेपी आईटी सेल में काम किया था। तो आप ये मेरे पीछे फोटोज देख रहे हैं, ये सभी वही फोटोज हैं जब ये बीजेपी आईटी सेल के लिए काम किया करते थे, जो हिंदू धर्म था उसको प्रचार करने का काम किया करते थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से राम नाम का जो गले में
गमछा होता है उसको बैठ करके यहाँ पर एक तरह से कर रहे हैं। और उसके बाद में ये कई और निम्न फोटो हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि जो साध्वी हैं उनके साथ में ये मंच को शेयर कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुदर्शन न्यूज चैनल जो कि हिंदूवादियों का न्यूज चैनल है, वहां पर भी जो है इन्होंने अपना स्पीच दिया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई जो बीजेपी के नेता हैं, इन बीजेपी नेताओं के साथ में महावीर प्रसाद जी के फोटोज हैं जो इन्होंने उस समय पर खिंचाए थे। उसके बाद में कई और भी नेता हैं। उसके बाद में जो रामदेव बाबा के सहपाठी, उनके साथ में बालकृष्ण आचार्य जी के साथ में इनके महावीर सिंह जी के फोटो हैं। उसके बाद में जो बीजेपी की मीटिंग्स हुआ करती थी उस मीटिंग में महावीर प्रसाद जी के फोटोज हैं। तो आप ये सभी फोटोज देख सकते हैं। ये फोटोज उस समय के हैं जब महावीर प्रसाद खुद एक कट्टर हिंदू धार्मिक हुआ करते थे और एक कट्टर बीजेपी और आरएसएस समर्थक हुआ करते थे, प्लस उनके साथ में काम किया करते थे। उस सब उसके बाद की बातें आपने इंटरव्यूज के माध्यम से सुनी होंगी, वह इस इंटरव्यू को और आप आगे सुनिए। और इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहता था कि भाई जो आपका इंटरव्यू था कि किस तरीके से आपने बीजेपी को एक्सपोज किया था, आईडी सेल को, उसकी जो सच्चाई थी वो लोगों को बताई थी, तो वहां तक तो सबने देख लिया था इंटरव्यू के माध्यम से, जो ध्रुव राठी ने इंटरव्यू लिया था। लेकिन उसके बाद आपके साथ क्या हुआ, यकीन जाहिर सी बात है कि हो सकता है कुछ उधर से या तो आक्रमण हुआ होगा, चाहे पैसे का कुछ खरीदने का कुछ कोशिश किया गया होगा। तो मतलब क्या हुआ फिर, उसके बाद में क्या हुआ? देखो मेरा इंटरव्यू ध्रुव राठी के साथ में आया तो वायरल हो गया था, 3-4 मिलियन लोगों ने देख लिया था अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। उसकी रीच 3-4 मिलियन तो खाली यूट्यूब पे है, लेकिन जब फेसबुक पे डी लाइव करके लोगों ने और सारे पेजों ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनकी रीच कम से कम 5 करोड़ से ऊपर चली थी। मतलब 5 करोड़ लोगों ने 5 करोड़ लोगों को ये पता चल गया था कि आईटी सेल होती है, ये इनका एजेंडा है, ये इनका सिस्टम है। तो ये बहुत आ गए, इनको लगा कि ये महावीर तो पूरी दुनिया में हमें नंगा करेगा। तो इन्होंने क्या किया, एक अभिषेक मिश्रा को मिडिल मैन बनाया गया। तो फिर इन लोगों ने मिडिल मैन बनाया अभिषेक मिश्रा को। उसने मेरे को रेट तो नहीं बताई, लेकिन बोला तुझे अच्छा खासा माल मिल जाएगा, तुझे एक वीडियो देना है, इतना बोलना है कि ब्लूमबर्ग ने और ध्रुव राठी ने जो छापा है वो फेक है, और मेरे को मतलब आर्थिक स्थिति के कारण पैसे देके ऑफर देके इन लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था। मैं मजबूरी में आ गया या बहक गया, वो फेक इंटरव्यू है, इतना बोल के एक मिनट का वीडियो हमें दे दो, तुम्हारी मनमर्जी की रकम ले लो, ये बोला था उन्हें। अच्छा। हाँ, तो लेकिन मैं उसमें नहीं भाई साहब, मैं उसमें भी राजी नहीं हुआ था। मैं उनको एक शर्त रही थी, मैं बोला कि हरियाणा के जाट आरक्षण के सारे कैदियों को बाहर कर दो। 1984 का चिक्कों का जो जस्टिस के लिए वो आज दुनिया में माथा पटक रहे हैं, सरदारों को न्याय कर दो, मैं आपका फ्री में कर दूंगा, बोलूंगा जो बुलवाओगे वो बोल दूंगा। मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पीड़ित लोगों के साथ हूँ, इस टाइम पे पीड़ित लोगों के साथ हूँ। पैसे के ऊपर से मैं राजी नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने एक मुकदमा लटका दिया मानहानि का, जिसमें 3 धाराएं लगा के 15 लाख का नोटिस पकड़ा दिया कि आपको 15 लाख कोर्ट में भरने पड़ेंगे। मतलब इनको लग गया था कि इसके पास 854 है नहीं, इंडिया से ये भाग नहीं सकता, ये 10वीं फेल बंदा है, इसके पास डिग्री विग्री है नहीं, तो ये भाग तो कहीं नहीं सकता। इसके पास पासपोर्ट जरूर है, लेकिन पासपोर्ट की और इसकी बैंक बैलेंस की और इसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, तो कहीं नहीं जा सकता इंडिया से। तो और प्रयास करेगा तो भी नहीं जा सकता। तो इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। फिर तारीख पे तारीख वही होता है जो सनी देओल की फिल्म में होता है, तारीख पर तारीख। वो आज भी पड़ रही है। पिछली 10 तारीख को, आज से 4 दिन पहले, 5 दिन हो गए, आज 15 तारीख, 5 दिन पहले 10 तारीख को भी हो गया था। फिर इन लोगों ने क्या किया, जब 2018 के हमारे यहाँ चुनाव थे राजस्थान में, तो मैं बाम सेप थ्रू प्रचार कर रहा था, क्योंकि मैं किसान विचारधारा से। हाँ, बाम साहब के जो एक उम्मीदवार उतार रखे थे रतनगढ़ से, माननीय पंकज धनखड़ जी, तो उनकी कैंपेनिंग का सारा 100 पंचायतों का मैनेजमेंट मेरे हाथ में था, कि मंच लगाना, साउंड लगाना, उनकी व्यवस्था करनी, ग्रामीणों को बुला के इकट्ठा करना। तो उस टाइम पे जब मेरे गांव की सभा हुई शाम को 4 बजे, और मेरे गांव से अगला गांव में हम जब सभा कर रहे थे, तो मेरा खेत पड़ता है घर से 6 किलोमीटर दूर, जहाँ हम सभा कर रहे थे वहां से 6 किलोमीटर दूर। तो अच्छा। मेरे घर वाले पड़ोसी के खेत में गए हुए थे, मतलब 3-4 खेत छोड़ के एक खेत पड़ता है, वहां पड़ोसियों का। ये वैसे आवाज देने से गांव में तो सुनाई देता है ना, एक दूसरे का प्रेम होता है। तो वहां किसी के जो पानी वाला कुंड होता है उसमें एक भैंस गिर गई थी। तो वो सारे बच्चे और घर वाले सब वहां गए थे। मेरी दादी है, 100 साल उम्र, ज्यादा है 100 से भी उम्र, वो हमारी कच्ची डाणी थी उसमें थी, और 12 महीने का जितना हमारा सामान होता था वो खेत में रखते हैं, और घर पे रखते हैं। उस टाइम पे चौमासे का महीना था, खेत में थे। तो पता नहीं किसने आग लगाई, मेरी ढाणी पूरी ब्लास्ट हो गई, पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा था। मेरी दादी जी अंदर जल रही थी। 4 खेत छोड़ के मेरी माता जी को वहां से धुआं लपट दिखा, तो आके अंदर कूद गई।
और उनको बचाया था। अच्छा। बिया तो हाँ, उन दादी जी आग में उसमें आग में आग में शामिल हो गई? हाँ, आग में जल रही थी दादी जी, तो मेरे माता जी उनको कूद के बचाया था। और बचाने के कारण उनको मतलब बहुत सारा आग से वो झुलस गई थी, जिसको बाद में कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रखवाया था। हाँ 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 हाँ। तो फिर तो ये ये जो सारा यानी काम था ये यानी कैसे? इन्होंने इन्होंने पूरा मेरा घर उजाड़ दिया। इन्होंने ये सोचा कि महावीर के पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई बैंक डायरी या कहीं फोटोएं, लैपटॉप में बहुत सारा मटेरियल था, तो इनको सबूत नष्ट करने के मकसद से वो, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा आरोप ये है। हमने किसी ने देखा नहीं किसने लगाई, हम्म। लेकिन मेरा पक्का शक है कि ये आरएसएस वालों के अलावा कुछ नहीं होता है। उसके बाद में हमने गांव में पंचायत बिठा के और आरएसएस को हमारे आसपास के 8-10 गांव में बैन कर दिया। यहाँ पे भी कोई भी आरएसएस का कच्चा पहन के गांव में लाठी के कच्चा पहन के नहीं निकल सकता। 31,000 रुपए का जुर्माना है। हाँ 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 हाँ। पहला गांव मेरा है जिसमें आरएसएस का कोई खुलकर कार्यकर्ता नहीं बन सकता पूरे भारत में। चैलेंज है ये, मोहन हम्म। भागवत को भी चैलेंज। तो ये तो बड़ी दयनीय स्थिति है कि अगर आप मान लिया कुछ बोल रहे हैं तो इस तरीके से वो घर तक जला दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कोई और तो घर जलाएगा नहीं, कोई छोटी मोटी नहीं, लड़ाई कोई के नहीं। ऊपर में या कुछ सौ कुछ पैसे के ऊपर में नहीं, कोई घर तो सबूत जलाने तक तो आएगा नहीं। सबूत सबूत मेन सबूत नष्ट करना था ना इनको, कि इसके पास कहीं मान लो आंदोलन के टाइम की फोटोएं थी मेरे पास, रामदेव हाँ अन्ना हाँ हाँ आंदोलन, आरएसएस ने ऑर्गेनाइजेशन किया था रामदेव अन्ना का दोनों आंदोलन। उस भी हाँ मैं हाँ। आंदोलन में था उस टाइम पे, जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान में, सब जगह होता था। बीजेपी के भी कई जगह कैंपेनिंग करता था। सुब्रमण्य स्वामी जो बीजेपी का फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता है, उसके साथ भी मैंने कई मंच साझा किए, उनके मैंने कई प्रोग्राम अटेंड करवाए, खुद पर्सनल कॉल करके उनको बुलाया कई जगह। तो वो सारी फोटोएं, हम्म। वीडियोग्राफी फोटोएं सारी थी। तो उनको नष्ट हम्म। करना उनका मकसद था, उनको नष्ट करना था। और दूसरे इनकी हम्म। की आर्थिक स्थिति से इतना डाउन कर दो कि ये मतलब इस चीज से परेशान हो कि आत्महत्या करके ही मर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम किसान के बेटे हैं, हम कर्जा हो जाए फिर भी हम कर्जे से लड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप यहाँ पर देखिए मेरे पीछे जो आपको फोटोज दिखाई दे रहे हैं, ये इनके उस समय के हैं जब बीजेपी ने इनके घर के ऊपर में हमला करवाया, जो सबूत नष्ट करने के लिए इनके घर को जलवा दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटोज में कि किस तरीके से इनकी जो दादी हैं, वो दादी उस आग में झुलस गई थी। उनका हाथ आप देख सकते हैं किस तरीके से फफोले पड़े हुए हैं पूरे हाथों पर, और किस तरीके से इन्होंने जो है इंसान को बिल्कुल शर्मोशार कर दिया है। अपने फायदों के लिए ये लोगों का घर तक जलाने को मजबूर हो चुके हैं। ये उनका आप घर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये घर पूरा जल करके खत्म हो चुका है। दरअसल आपने फिल्मों में जिस तरीके से स्टोरीज को देखा होगा कि जो विलन होता है वो अपने जो उसका गवाह होता है उसके यहाँ से सबूत खत्म करने के लिए उसको मारने की भी कोशिश करता है, उसका घर जलाने की कोशिश करता है, उसके सारे डॉक्यूमेंट जलाने की कोशिश करता है। उसी तरीके से जो बीजेपी विलन है इस देश की, उन्होंने भी जब महावीर प्रसाद जी ने इंटरव्यू के माध्यम से आईटी सेल को एक्सपोज किया था, तो ये सारे सबूत मिटाने के लिए जो फोटोज शायद मैंने आपको दिखाए हैं, ये भी फोटोज उस सबूत का एक हिस्सा है। तो इन्हीं फोटोज को मिटाने के लिए उन्होंने इनके ऊपर जान से मारने तक का भी हमला किया, उनको घर को जलाने का हमला किया है। अब ये देखिए कि उन्होंने बीजेपी आईटी सेल को एक्सपोज किया है, तो उन्होंने महावीर प्रसाद जी को भयंकर ट्रोल भी किया। ट्रोल करने के बाद में उनको घर तक जलाने की प्रयास किया गया, मारने तक का प्रयास किया गया। अब उसी तरीके से अब जैसे मैं इनका इंटरव्यू लेकर के आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, तो यकीनन ये भी मुझे ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों को दिखाएंगे कि ये हिंदू धर्म विरोधी है, ये देशद्रोही है, और ये वो है, फलाना है, ढिमकाना। मुझे भी जहां तक उम्मीद है पूरा ट्रोल किया जाएगा और आगे तक की भी संभावनाएं बन सकती हैं। और आगे यदि किसी भी प्रकार की जो है अन्य दुर्घटना घटित होती है, तो मैं पहले ही इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूं कि उसके जिम्मेदार ये वही लोग होंगे, बीजेपी आरएसएस के ही लोग होंगे। क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से महावीर जी का घर जलाया गया है, इनको मारने तक का प्रयास किया गया है, पैसे देकर के खरीदने का प्रयास किया गया है। तो ये लोग उन लोगों को भी टारगेट करेंगे जो उनकी आवाज को आगे दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इस इंटरव्यू को प्लीज आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने देश के हर एक इंसान तक दिखाने का प्रयास कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आपको उस टाइम फिर आर्थिक दिक्कत तो बहुत ज्यादा हुई होगी उस टाइम के बाद में। अब तक 2016 के बाद में आईटी सेल छोड़ी, तब से लेके अब तक मैं कहीं पे भी जॉब नहीं कर पाता हूँ। जॉब करता हूँ तो ये तारीख वाला नोटिस आ जाता है 2-4 दिन में। फिर वहां से घर आना पड़ता, पर वकील तैयार करना पड़ता, फिर दिल्ली भागना पड़ता, कोर्ट जाना पड़ता। आने जाने में 8-10 हजार रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते। कमाऊंगा नहीं, उससे ज्यादा खर्च हो जाते।
तो इन लोगों का मेरी अर्थव्यवस्था चौपट करने का भी पूरा प्लान है इनका कि महावीर के अब साथ में कोई नहीं है। मेरे घर पे आए थे ये इंडियन एक्सप्रेस वाले इंटरव्यू लेने, जिन्होंने इंटरव्यू जबरदस्त लिया, पूरा आधा घंटा बकैती की, फिर बाद में इंटरव्यू जयपुर के ऑफिस में ले जाके अमित शाह को बेच दिया, पब्लिश ही नहीं किया। अच्छा। हाँ जी। और ये जनसत्ता वालों ने मेरा थोड़ा सा छापा था, दोबारा किसी ने नहीं छापा। आज किसानों के बहके हुए पुत्र अगर मैं बोलता हूँ कई बार तो बोल देते हैं महावीर तू तेरे को ऐसा इस टाइम पे नहीं बोलना है। मैं रवीश कुमार को पर्सनल कॉल किया था कि भाई साहब मेरी ये हालत कर दी है, आप इंटरव्यू ले लो या मेरा चैनल पे दिखा दो, एक बार 2 मिनट ही दुनिया को दिखा दो कि इसके साथ में IT सेल छोड़ने का नतीजा क्या हुआ। फिर भी उन्होंने नहीं। फिर मैंने अभिसार शर्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पुण्य प्रसून वाजपेयी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, अजीत अंजुम से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क किसी से हो नहीं पाया था। मैं चाहता हूं कि सारे लोग एक बार ग्राउंड जीरो पे आके दोबारा से रिपोर्टिंग करें और जैसी मेरी हालत है उसमें थोड़ा बहुत तो सुधार आए। बहुत बुरा हाल कर रखा है। बिल्कुल ये जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से आपने जो है पैसे में ना बिकते हुए भी आपने देश को आगे रखा, समाज को आगे रखा। मैं बोलता हूँ समाज से मुझे अगर मांगना पड़ेगा ना पैसा कि भाई साहब मेरी हेल्प कर दो, मेरे घर की हालत खराब है, सब कुछ, मेरी घरवाली भी बीमार रहती है, तो मैं समाज से मांगने में मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैंने समाज के लिए ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इन सब चीजों को हमने देखा भी है। तो दरअसल वही था कि आपने IT सेल को एक्सपोज किया, तो वहां तक तो सभी की, मतलब ध्रुव राठी ने एक इंटरव्यू लिया था, उसके बाद में आपके कई इंटरव्यू और भी देखे थे, तो वहां पर तब तक यही था कि हाँ आपने IT सेल को एक्सपोज किया है, लेकिन उसके बाद में आपके साथ में क्या हुआ है वो ना तो किसी ने सवाल किया कि भाई कहाँ है महावीर जी, या फिर उनके साथ क्या हो रहा है। देखो भारत की एक खासियत है, भारत में एक बार कोई भी आदमी मतलब सत्ता से बगावत करता है तो उसकी वाहवाही होती है, जैसे मेरी हुई, या कोई भी आदमी सेलिब्रिटी आदमी किसी को भी देख लो ना, एक बार अगर वो मीडिया मेन स्ट्रीम में या सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो उसकी वाहवाही करने वाले, उस टाइम पे चंदा वंदा देने वाली, या से हम हेल्प करेंगे, लेकिन कोई किसी को पहुंचाता नहीं है, सब खाने वाले उपदेश राणा टाइप के लोग खड़े हो जाते हैं। तो फिर उस टाइम पे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट किसने किया था? देखो जब मेरी अग्नि ब्लास्ट हुआ था तो हमारे ये पहनने के कपड़े हैं ना, ये भी लोगों के दिए हुए हैं, मेरे खुद के नहीं है। ये टी-शर्ट जो मैं पहन रखा हूँ ये रामनारायण जी चौधरी ने दी थी। मतलब मेरे जो कपड़े पहने हुए मेरे परिवार के सारे सदस्यों के 13-14 सदस्य कपड़ों के पहने हुए कपड़ों के अलावा घर में कुछ नहीं बचा था। तो फिर हमने सोशल मीडिया पे, मैं खुद नहीं डाला क्योंकि मेरे को तो ये आदत नहीं थी कि भाई किसी से डायरेक्ट मांगा जाए, तो मेरे कुछ साथियों ने फेसबुक पे मेरा अकाउंट मांगा तो मैंने दे दिया। तो ध्रुव राठी ने 50,000 रुपए का सबसे पहला सपोर्ट किया था और फेसबुक पेज पे उसने शेयर किया था अपने पे। उसके बाद में कुछ और लोगों ने भी, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, 1100, और फिर 10, 20, 50, 100, 150, 200 वाले। और सबसे ज्यादा योगदान इसमें, अगर कम्युनिटी के हिसाब से मैं योगदान मानूंगा ना, तो सबसे ज्यादा योगदान मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा योगदान रहा है मेरे में। अच्छा। जिनके खिलाफ मैं सोशल मीडिया में रहते हुए सबसे ज्यादा अल्लाह, कुरान, इस्लाम पे सबसे ज्यादा मैंने आपत्तिजनक पे पोस्टें डाली है, सबसे ज्यादा इनको डिस्ट्रॉय मैंने किया है, सबसे ज्यादा इनको गालियां मैंने दी है, और उन लोगों ने मेरी मदद संकट के टाइम में की। तो यहाँ पर हमको एक चीज समझने को मिलती है, जैसे फिल्मों की जो रील होती है और रियल लाइफ होती है, जैसे वो अलग अलग होती है, तो ऐसे ही सोशल मीडिया का हाल है जी। यही है, यही तो बहुत उस समय पर कोई संगठन, कोई VHP, विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल, कोई संगठन आपके समर्थन में आया हो कि भाई एक इंसान जो है आपदा में है? भाई साहब मैं तो कह ही नहीं सकता कि कोई संगठन आया होगा। एक भी संगठन, हिंदुत्ववादी नाम का कोई भी संगठन नहीं आया। जिन लोगों का मैंने सालासर में 90-90 हजार, 2-2 लाख रुपए खर्च करके मंच लगा के जिन साधु साध्वियों को बुलाया था, वो भी एनी टाइम पे नहीं आए थे। मेरे पर्सनल ताल्लुकात थे कई साध्वियों से, वो भी नहीं आई। अच्छा, पर्सनल ताल्लुकात थे मतलब साध्वियों से? भाई साहब ये आसाराम, राम रहीम लंगवाड़ हो सके तो साधु साध्वियां लंगवाड़ क्यों नहीं हो सकती? अच्छा। आप मजाक कर रहे हैं क्या? मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियल है। नार्को टेस्ट करवा लो, मैं अगर जरूरत पड़ी तो उनके नाम भी बता दूंगा। अच्छा, मतलब जिस तरीके से जो ये आशाराम है, जो राम रहीम जैसे लोग पकड़े गए थे जिन चीजों को लेकर के कि उनको नई नई लड़कियां चाहिए होती थी, तो उसी तरीके से जो साध्वियां हैं वो, उनका भी यही हाल है। बस सेम पोजीशन है भाई साहब। किसकी वासना किसकी नहीं है? हाँ। शरीर में वासना किसको नहीं होती? नहीं, लेकिन जो साधु साध्वी बनते हैं तो वो तो इन सब चीजों को त्याग करते हैं ना। वो तो किसने बोला त्याग करते हैं? सबसे पहले शुरुआत इस चीज से होती है उनकी। श्री गणेश ही यहीं से होता है उनका। अच्छा।
आप देख लो तो फिर सामाजिक समाज बहुत जगह अनाथ आश्रम में और बिहार में बहुत जगह से खबरें नहीं आ रही, जो संतोष साध्वी चलाते हैं वहां पे भी सेक्स रैकेट पकड़े जाते हैं। वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके साथ में घंटी का बटन दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि आने वाले टाइम की हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो महावीर जी, जैसा कि आपने बताया कि आईटी सेल जो है उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था, और अब से पहले आपने कई सारे मुद्दों में मेरे ख्याल से किया भी होगा खुद पर्सनली। बहुत सारे मुद्दों पर्सनल परेशान करना होता है ना, किसी को भी ट्विटर से तंग कर दो या उसका चरित्र हनन कर दो, चाहे राहुल गांधी को पप्पू घोषित करवाना हो या किसी को कुछ भी करवाना हो, तो वो सब आईटी सेल के ही हथकंडे होते हैं। अच्छा, तो जैसे कि अभी मैं आपके साथ में इंटरव्यू कर रहा हूँ और मैं ये चीजें पब्लिश होंगी, तो वो तो फिर मुझे भी शायद ट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। भयंकर भयंकर, आपको तो कई जगह मुकदमे भी हो सकते हैं, आपके पुतले भी फूंके जा सकते। तो मेरा इंटरव्यू लेना आग में हाथ डालने बराबर होता है, इसलिए कोई चैनल वाला आता नहीं। मैंने बोला ना पहले, रवीश कुमार, परसों वाजपेयी, अजीत, अंजुम, इंडियन एक्सप्रेस वाले, ये लोग मेरा कोई इंटरव्यू नहीं लेते, क्योंकि इनको पता है कि इनकी जहाँ जॉब चल रही है, जहाँ ये नौकरी कर रहे हैं, वहां से हाथ धोना पड़ सकता है। बीबीसी तक नहीं लेते भारत में, बीबीसी तक मेरा इंटरव्यू नहीं लेता। देखो बीबीसी, जिसको स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया में, वो मेरा इंटरव्यू नहीं ले सकती। मेरा इंटरव्यू लेने वाले खुले लोग होते हैं, जो स्वतंत्र विचारधारा के लोग होते हैं, उनको किसी बाप से भी डर नहीं लगता दुनिया, किसी ताकत से, प्रकृति के अलावा। वो लोग मेरा इंटरव्यू लेते हैं, मेरे को ये भरोसा है। बाकी सब लोगों को पता है कि इसमें हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे, इसका घर ब्लास्ट हुआ है, इसके बाल बच्चे रोड आ गए तो हमारे भी आ जाएंगे, इसलिए कोई इंटरव्यू लेने की हिम्मत नहीं करता। आपकी तो तारीफ करनी पड़ेगी कि आपने हिम्मत की है, कम से कम 2 साल बाद में तो की है। बिल्कुल, मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि यार उनके मतलब आपके बारे में ही सोच रहा था कि यार वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि आपसे कांटेक्ट किया जाए, तो फिर इसीलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया था। बहुत सारे लोगों ने, अभी कई लोग मैसेज करते हैं कि महावीर प्रसाद कहीं मर तो नहीं गया, जिंदा है कि नहीं है। हाँ। मतलब मेरे को जिंदा होने का भी अब सबूत देना पड़ता है बार बार कि मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं। बिल्कुल, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि आपसे कुछ बातचीत कर ली जाए। न तो मैं मरा हूं, न मेरा जमीर मरा है। मैं 2016 में बीजेपी आईटी सेल छोड़ के बाहर निकला था, वैसा का वैसा ही हूँ। इतनी जरूर है कि बेरोजगारी की हालत में हूँ और सोशल मीडिया में आने का टाइम बहुत कम दे पाता हूँ। इधर उधर से 2 रुपए, घर में बच्चे भी है, जुगाड़ करना पड़ता है। फिर भी तारीख पे तारीख वकीलों का भी जुगाड़ करना पड़ता है। फिर आने जाने का भाड़ा, दिल्ली में गाँव में, दिल्ली में गाँव में, दिल्ली में साकेत कोट दिल्ली, साकेत कोट गाँव, साकेत। इससे आदमी को पता है कि एक बार जिसके मुकदमा लगा हो उसको पता है जिंदगी में मुकदमा क्या होता है। हाँ, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है बहुत ज्यादा। हाँ, परेशान हो जाता है। फिर आय का कोई साधन नहीं, सपोर्ट करने वाले कोई है नहीं बाहर से और कहीं से, इधर उधर से, सोशल मीडिया से कोई भी। अभी मतलब बुरी हालत, इसलिए मैं आंदोलन में नहीं जाता हूँ। 2 महीने आंदोलन में गया था तो जेब में 1 रुपया नहीं लेके गया था, टाइम किसी से भाड़ा मांग के आया था। हाँ, मेरा इतना थी सेवा भाव, मेरे पास कुछ था नहीं, खालसा एड में सेवा कर सकता था या लंगर में कहीं गाजर मूली गोभी के पत्ते काट सकता था, इसके अलावा मेरा वहां कुछ है नहीं। अभी भी मैं वापस अगर जाना चाहूँ ना, तो हालत ये कर रखी है इन लोगों ने मेरी, भाई साहब बता ही नहीं सकता आप लोग। तो अभी जैसे किसान मुद्दे की अगर हम बात करें, किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन में किस तरीके से जो है आईटी सेल लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है? क्या आपको लगता है कि क्या चीजें ऐसी होंगी जो आईटी सेल लोगों के सामने पेश कर रही है ताकि वो लोग किसानों का सपोर्ट ना करें? देखो, आईटी सेल वाले इस किसानों के मुद्दे तो जनता को बताते नहीं कि इसमें किसानों की बर्बादी है। ये लोग क्या करते हैं, पैदल चलते हुए आदमी का पैर किसी गोबर में धंस जाए ना, तो उस गोबर को न्यूज बनाएंगे। अच्छा, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मतलब हजारों लाखों आदमी है, वो अच्छी बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। दिल्ली के चारों तरफ कितने किसान संगठन बैठे हैं, कितने दिनों से महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सबसे ज्यादा छोटे किसान बैठे हैं जिसकी 1 बीघा 2 बीघा जमीन है, और सबसे ज्यादा मजदूर बैठे हैं जिनके पास खेत ही नहीं है, वो लोग भी वहां बैठे हैं कि कम से कम रोटी है ना, वो तिजोरी की संपत्ति न बन जाए, नहीं तो सारे के सारे मारे जाएंगे। और वहीं पे इन लोगों को क्या रहता है कि एक आधा कोई मान लो मानसिक विकसित आदमी हो, कुछ उत्पात मचा दिया, उसको ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे, उसी को इश्यू बनाएंगे। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बोल दिया कि चलते हुए 1000 आदमियों में से एक आदमी का गोबर में पैर धस गया तो उसको न्यूज बनाएंगे कि देखिए गोबर में पैर धस गया। बिल्कुल। तो जैसे ये अभी हम नैरेटिव हमारे सामने आता है किसान आंदोलन को लेकर के कि ये कभी आता है कि ये छोटे किसानों का आंदोलन है, कभी होता है कि ये बड़े किसानों का आंदोलन है, कभी कहते हैं ये जाटों का आंदोलन है, कभी कहते हैं ये सिखों का आंदोलन है।
तो मतलब क्या ये इस तरीके से डिवाइडेशन किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि ये लोग टूट सके, बिखर सके और ये आंदोलन खत्म देखो हो सके? देखो, शुरू शुरू से सबसे पहले तो धन्यवाद इस पंजाब के भाइयों को देना पड़ेगा। वैसे भी पंजाब क्रांतिकारी भूमि है। सबसे पहले कोई भी अगर राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय संकट आता है तो पंजाबी लोग सबसे पहले खड़े होते हैं। जैसे कहीं पे भी बाढ़ आ जाओ पूरी दुनिया में, कहीं पे भी आफत आ जाओ, सीरिया इराक, कहीं पे भी जो भी युद्ध हुए उसमें क्षतिग्रस्त हुए, उनको सेवा देने के लिए सरदार कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। जहां तक बिल्कुल। सूर्य की रोशनी जाती है वहां तक मानवता का पैगाम लेके सरदार चले जाते हैं, और जहां संकट आता है वहां अपने शस्त्र भी उठाते हैं। तो सरदारों को ये सबसे पहले बिल समझ में आ गए थे। इन्होंने जागृति करके फिर 2 महीने 3 महीने तक तो ये पंजाब में ही बैठे रहे। और और भाई साहब, सरदारों का आंदोलन इतना शांति प्रिय है। कोई भी किसी भी दुकानदार में, आज तक भारत में बीजेपी वालों ने भी बहुत सारे आंदोलन किए, भारत बंद के नाम से कई जगह दुकानें बसें फूकते थे, सरदार ने किसी की मूंगफली तक नहीं उठाई। किसी दुकान की रेडी वाले की मूंगफली तक नहीं उठाई, और जो भी चीज खाई पैसे देके खाई, और इन्होंने खिलाई। दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है इसमें आसपास के गरीब लोगों का बादामों से, और ये बादाम भाई हमारे खेतों में होते हैं तो हम खिलाएंगे, नहीं तो कौन खिलाएगा? अब ये लोग ये सारी चीजें तो हम देख ही रहे हैं लगातार वीडियोस के माध्यम से, लेकिन जो नैरेटिव लोगों के बीच में फैलाए जा रहे हैं उनको फैलाने का काम कौन कर रहा है? देखो, फैलाने का काम तो आईटी सेल ही करती है। इनके ट्विटर पे जो सारा ये आप देख रहे हो, रोज 1-2 दिन से ट्विटर आता ही रहता है ना, ट्विटर पे ट्रेंड चलता है, ट्रेंड देख लिया करो, उसकी लिस्ट देख लिया करो कि कौन से लोग हैं। और मैं तो भाई साहब सीधा, कोई तो नाम लेने से डरता होगा, मैं तो सीधा चैलेंज करके कहता हूँ, भारत में किसानों के खिलाफ सारी जातियां, सारा धर्म बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक जाति है जो अपने घमंड में जी रही है, और वो हमारे घरों से चून आटा मांग कर खाई जी थी। उनके बाप दादा हमारे घरों से ही खा पी के पोषण करके जिए थे, उनकी औलादें ही विरोध कर रही है, बाकी कोई विरोध नहीं कर रहा। मेरे गांव में 1500 घर है, 1500 घरों में से 5 घरों के विरोधी है, बाकी 1496 घरों के विरोधी नहीं है। तो क्यों एक जो नस्ल है, एक जाति है, या एक वर्ग का जो ठेकेदार है, एक धर्म का ठेकेदार है, उसी को इस आंदोलन से जलन क्यों है, बाकी को क्यों नहीं है? क्योंकि उनको तो कमा के तो खाना नहीं है, उनको खेती करनी नहीं है। उनको पता है कि उनके खाना कटोरा लेके किसी किसान के घर पे चले जाएंगे, किसान दयावान होता है, भूखे तो निकलेगा नहीं। फिर मंदिर मस्जिदों के नाम से, गौशालाओं के नाम से चंदा काट को बूढ़ के अपनी व्यवस्था कर लेते। अभी ये देश में करोड़ों अरबों रुपए चंदा कमा रहे हैं। चंदा उगाई की गैंग है जो गाँव गाँव घूम रही है। अभी हमारे गांव से तो धक्के मार के निकाल दिए थे, कोई खास चंदा नहीं है इनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ट्विटर पे हम देखते हैं कंगना रनौत के जैसे ट्वीट आते रहते हैं, कभी किसान आंदोलन, कभी खालिस्तानी उनको कहा जा रहा है, और कभी सेलिब्रिटीज को भी टारगेट किया जाता है। जैसे दिलजीत दोसांझ है तो उसको खालिस्तानी बोला जाता है। तो क्या जो कंगना रनौत है उसको भी आईटी सेल के दिया गया काम? ऐसा भी खालिस्तान कंट्री पड़ती कहाँ है, मुझे ये पता नहीं आज तक। और खालिस्तान का ये मैप माप किसने बनाए, नक्शा, ये नाम किसने दिया? पहली बात तो 1984 के बाद में इंदिरा गांधी ने जो संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को फंसाया था, और इनको पहले तैयार किया और बाद में उनको स्वर्ण मंदिर को तोड़ दिया था, मार दिया गया था। इंदिरा गांधी की खुद की रचना थी ये खालिस्तान देश की। इंदिरा गांधी चाहती थी कि एक बंटवारा सरदारों का और हो जाए, बांग्लादेश का हो गया तो लगते आज एक सरदारों का और कर दिया जाए। लेकिन सरदार इतने राष्ट्रभक्त थे, सरदारों ने, आज तक कोई सरदार मुझे नहीं मिला जो खालिस्तान मांग रहा हो या उसका सपोर्ट कर रहा हो, मुझे आज तक नहीं मिला। 1-2 मानसिक विकसित लोग हर समाज में होते हैं, उससे पूरे समाज को दोषी नहीं माना जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ऐसे तो फिर जो पंजाबी लोग हैं वो देखो, बीजेपी पार्टी में भी बहुत सारे नामों पे बलात्कार, रेप के केस है, लेकिन उसमें अच्छे आदमी भी है, सारे बलात्कार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अच्छे आदमी को सुनता कौन? अभी राजनाथ जी की कौन सुन रहा है? राजनाथ जी बीजेपी सबसे टॉप के और अच्छे आदमी है। बहुत कुछ उनको ग्राउंड का पता है कि किसानों की हालत क्या है, कि वो उस परिवार से आते हैं। अब ये तोमर है, कृषि मंत्री तोमर है, इसने कभी जिंदगी में हल नहीं पकड़ा, इसको पता है क्या खेती कैसे होती है? ये तो खुद बोल रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर है, ये खुद बोल रहा है वर्ल्ड ऑर्डर है, ये कहीं बिल लाना मजबूरी है। वर्ल्ड ऑर्डर है मतलब ऑर्डर देने वाला कौन है? भारत को ऑर्डर देने वाला भारत कहीं काम है क्या? और यह स्वीकार कर लो, नहीं स्वतंत्र नहीं है। ये जो तोमर बोल रहा है इसके हिसाब से भारत स्वतंत्र देश नहीं है, डब्ल्यूटीओ में बंधा हुआ है, या फिर 1947 में सत्ता का स्थानांतरण हुआ था, पावर ऑफ एग्रीमेंट के तहत भारत आजाद नहीं हुआ था। भारत को आजादी दी गई और कुछ शर्तों पर दी गई।
तो ये किसान जो कंगना रनौत है, तो जो ये लगातार ट्वीट करती रहती है किसानों को लेकर के, और जो लोग उनका समर्थन करते हैं उनको डाइवर्ट करने मिलते, तो ये भी क्या आईटी सेल की तरफ से इसको कुछ फंडिंग दी जाती होगी, या काम दिया गया भाई होगा, या साहब, वो अपने मन से करती है? नहीं नहीं नहीं, जितने भी ये सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार है, ये कंगना रनौत है, इनके ट्विटर पे आपने ट्वीट पे इन्होंने थोड़े दिन पहले उस पे रियाना के खिलाफ में ट्रेंड चलाया था, सबका कंटेंट एक नहीं देखा था, कॉपी हाँ, पेस्ट मार सेम के। सेम कॉपी पेस्ट था, सेम कॉपी सेम पेस्ट कंटेंट, था। सारे कलाकारों का एक ही कंटेंट है जो हमें आईटी सेल में सप्लाई किया जाता था ना, ईमेल से या गूगल ड्राइव से या वो जो भी है सिस्टम से हमारे भेजा जाता था। वो एक हम्म लाइन भेजी जाती थी कि इस लाइन पे आपको पूरा हैशटैग के साथ में आपको ट्रेंड चलाना है। तो ये लोगों ने हम्म। गलती ये कर दी कि अपना कुछ नहीं मिला है, उसने उठा के कॉपी करके सीधा पेस्ट कर दिया, तो बीजेपी आईटी सेल नहीं भेजा था। दूसरी बात, आपने कोबरा पोस्ट का नाम सुना है? कोबरा हाँ पोस्ट हाँ, ने स्टिंग किया था, स्टिंग किया था, हाँ यही देखा कंगना बिल्कुल। बोल रही थी कि हम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ। तो सारे एक्टर, सारे अनुपम खेर वगैरह, ये जितने भी, ये मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री बोलता हूँ मुंबई वाली की, इसमें तो कोई कलाकार तो है ही नहीं, सारे के सारे बिकाऊकार है। हाँ 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 हाँ, एक दो बिल्कुल कलाकार बिल्कुल। होंगे, एक दो कलाकार होंगे, उनकी कोई सुनता नहीं है, चाहे नसरुद्दीन शाह हो। ये धर्मेंद्र भी मजबूर मजबूर है, इसके घर में ऐसी औलाद पैदा हो गई, ये मजबूर है, बोल नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका मतलब ये है कि ये जो आईटी सेल वाले लोग हैं, इनको फंडिंग करते हैं, इनको कंटेंट भी भेजते हैं, और फिर कंटेंट ये भेज उनका रहे हैं ना, काम। फंडिंग फंडिंग की तो बात अलग होगी, वो तो इनकी जांच होगी तो पता चल जाएगा, लेकिन कंटेंट भेज रहे हैं जो कॉपी करके सेम टू सेम डाल रहे हैं। शर्म नहीं आती? जिस खिलाड़ी को हम भारत का भगवान बना चुके, सचिन तेंदुलकर को, वो हाँ अपने बेटे को क्रिकेट में भर्ती कराने के लिए, अपने बेटे को नौकरी दिलाने के लिए ट्वीट मार लिया किसानों के खिलाफ। इससे बड़ी लज्जा की बात कुछ हो सकती है? जिसको भारत रत्न का सम्मान मिला हुआ है, उस आदमी को इतनी नीचता पर आना चाहिए क्या? एक ट्वीट के लिए, अपने बच्चे की नौकरी के लिए, क्रिकेट में उसका दाखिला करवाने के लिए एक ट्वीट कर दिया किसानों का, ताकि मोदी जी, अमित शाह या मोहन भागवत खुश हो जाए और बच्चे की नौकरी फिक्स हो जाए। बिल्कुल दूसरे दिन बिल्कुल। नौकरी ये फिक्स हो गई, ब्रेकिंग न्यूज दूसरे दिन आ गई, बेटा सिलेक्शन हो गया बीसीसीआई। तो फिर जैसे अब ये मुद्दे हैं। आज अगर है ना, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उधम सिंह और चौधरी छोटूराम, भीमराव अंबेडकर, या जो भी आजादी के क्रांतिकारी थे, जिनको ये नरेंद्र मोदी नाम का आदमी है जो मानसिक विकलांग आदमी है, ये बोलता रहता है कि वो चंदा जीवी, या क्या बोलता है इसको, क्या जीवी, आंदोलन जीवी। आंदोलन जीवी। हाँ, ये चंदा जीवी उसको आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, कैमरा जीवी उसको हम्म। आंदोलन जीवी बोल रहे हैं। उन उन लोगों को, उनकी आत्माएं रो रही होगी कि हमने किन हरामखोरों के लिए इस देश को आजाद करवाया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरीके से तो देश आज भी इनसे खतरे में है, और आने वाले समय में तो और भी ज्यादा खतरा इनसे पैदा हो सकता भाई है। साहब, भाई साहब, ये 3% लोगों से पूरी दुनिया परेशान है। भारत ही क्यों, पूरी दुनिया परेशान है। ये जहां जहां गए हैं वहां वहां परेशान है। तो फिर इन लोगों से मतलब छुटकारा कैसे पा सकते हैं, क्योंकि भाई समाज में छुटकारा, प्रॉब्लम तो है। छुटकारा, देखो, छुटकारा भारत में जागरूकता ही छुटकारा है। और इस जितना जल्दी किसान के बेटे समझ जाएंगे ना कि हम भारत के मूल निवासी कबीला ही है, उतना जल्दी हम्म। फायदा है। और ये जितने दिन धर्म के दिमाग में जो बीमारी लिए घूमेंगे, उतने दिन इनकी पीढ़ियां बर्बाद होनी है। अच्छा। इनको धर्म से तो मिलता है क्या? इनको धर्म एक हाँ कमाई का जरिया है। धर्म एक एक हाँ जो ऊंचा जो कबीला है, नीचे कबीलों को दबाने के लिए धर्म की व्यवस्था खड़ी की है। धर्म का मतलब है इन 3% लोगों का पोषण करना, उसके लिए हाँ कुछ भी करना, कुछ भी करना। अब बताओ, धर्म से मेरे को क्या फायदा है, आपको क्या फायदा है, मेरे गांव के किसान को इस धर्म से क्या फायदा है? हाँ, लूटने में इनको जरूर फायदा है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु के 3 साल बाद तक श्राद्ध सुरूद के नाम से ये लूटते रहते हैं। तो इनकी तो व्यवस्था किसान है। है, किसान किसान खेती कर रहा धर्म है तो खा रहा है, और खेती दूसरों को भी खिला रहा है। खा रहा है, वो उसका व्यवसाय है, खा रहा है, हाँ खिला रहा है, हाँ व्यवसाय है। और सबसे उत्तम व्यवसाय है, खा रहा है मेहनत करके, पसीना। भाई साहब, ये किसान आज खेती छोड़ के दूसरी जगह नौकरी कर ले तो इससे ज्यादा कमाएंगे और उच्च स्तर पर रहेंगे। हाँ हाँ। तो फिर अब आईटी सेल के, फिर हम क्या क्या कहना चाहेंगे आईटी सेल के लोगों के लिए, क्योंकि आईटी वो तो सेल अपना वालों, काम करेंगे, वो रुकेंगे नहीं। लेकिन वो रुकेंगे नहीं, उनको, वो उनकी तो वो पोस्ट से हम कैसे समझ सकते हैं, उनसे कैसे देखो, बचाव कर उनकी सकते हैं अपना? जो भारत के मूल निवासी किसान, मजदूर, गरीब है, इनके खिलाफ में जो भी पोस्ट आ रही है, उसका एक बार रिव्यू चेक करो। वो चाहते क्या है? आईटी सेल वाले, आईटी सेल वाले चाहते हैं कि ये परेशान हो जाए और बिखर जाए। बिखेरना इनका मकसद है। अब किसान आंदोलन हम्म। को शुरू में बोला सिख आंदोलन है, सरदार आए, फिर हरियाणा के जुड़ गए तो बोले जाट आए, फिर यूपी वाले जुड़ गए तो जाट आए, यूपी के मुसलमान, हरियाणा के मुसलमान, मेवाती सारे जुड़ गए तो बोले ये तो मुसलमान आंदोलन हो गया। फिर हमारे राजस्थान के लाखों लाखों गुज्जर चले गए, लाखों लाखों मीणा चले गए, एससी के मेवाड़ समाज चले गए, जसनाती
संप्रदाय चले गए, बिश्नोई संप्रदाय चले गए, सारा मतलब कुल मिला के भारत पूरा इकट्ठा हो गया। अब इनको जातियों वाला मैटर नहीं मिल रहा, तो बोल रहे कि भारत में सबसे ज्यादा संख्या उत्तर भारत में किसकी है, तो बोलते ये जाट मुस्लिम, जाट बिश्नोई, जाट जसनाती, जाट सरदार, इनको जाट जाट जोड़ के एक जाटों का एक नैरेटिव चला दो। आज तक वालों ने एजेंडा भी शुरू कर दिया उस पर काम करना। भाई जो जो जाट कोई जाति नहीं है, जाट कर्म का नाम है। हमारे कहा जाता है कि जो खेती करता है वो जाट है, चाहे कोई भी हो। ये एक कहावत है, गांव की लोकल कहावत है। चाहे खाती नाई सुनार कोई भी काम करता है ना, वो खेती करता है, वो अपना काम छोड़ के खेती करता है ना, तो हमारे ऐसे बोलते हैं कि जाट हो गया ये तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इससे बचा कैसे जा सकता है? लोग कैसे इसको समझे कि भाई ये इस तरीके के लोग जागरूकता है, जागरूकता है, आंदोलन में खुद जाओ, विजिट करो और एकदम मंच तक जाके देखो, 5 दिन वहां रहो। और मैं तो बोलता हूँ गुरुद्वारे का लंगर खाते ही आपकी बुद्धि सही हो जाएगी। एक बार लंगर तो खा के आ जाओ, आपको पता चल जाएगा। वो बंगाल में जो कैंपेनिंग हो रही है बीजेपी की, वो भी राम वहां मंदिर पे के भी नाम तो पे ये हो रही है, जय श्री राम के नाम पे हो रही है, मंदिर के नाम पे हो रही है। वहां देखो भाई साहब, जय श्री राम, ये बीजेपी ने ना जय श्री राम नारे को भी एक आतंकवाद की तरह बना लिया है। जय श्री राम कहीं बोलता है ना, तो अब तो हम किसान जो राम राम सा बोलते थे ना, अब भी बोलते हैं, हम राम राम सा ही बोलते हैं। जय सीताराम बोलते हैं या राम राम सा बोलते हैं। अब जय श्री राम अचानक बोलता है ना, तो ऐसा लगता है कि किसी को कोई चाकू मार दिया होगा, या कोई मारने वाला किसी में पत्थर फेंक दिया, किसी में आग लगा दी। इतना भयंकर खौफ पैदा कर दिया इस नाम को, कुछ तो शर्म कर दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डर का नाम जय श्री राम, डर का नाम जय श्री राम बना लिया। हम तो ऐसे आदर से बोलते थे भाई साहब राम राम सा, सीताराम जी ये बोलते थे। आज इन लोगों ने जय श्री राम पता नहीं ये कहां से नारा बना लिया। जय श्री राम एक उग्र नारा हो गया, ये सीधा हमला, हमले जैसा ऐसा प्रतीत हो रहा है। जो आदर का सत्कार का मिलने का नाम था, उसको अब इन्होंने हमले का नाम बता दिया, आक्रमण। जैसे अटैक होता है ना, जैसे इस्लामिक ये सीरिया वाले करते थे अल्लाह अकबर ऐसे करके बम फाड़ देते थे, वैसे ये जय श्री राम करके बम फाड़ रहे। एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है इनमें, इनकी मानसिकता एक है। मतलब वो ये बाहर से दोनों कितने भी अलग क्यों ना हो, बाहर से चाहे काली टोपी पहनो, भगवान अच्छा पहनो, खाकी कच्चा पहनो, छोटे भाई का सलवार, बड़े भाई का कुर्ता, ये जो भी पहन रहे अंदर से ये सारे एक है। इनकी मानसिकता एक है, इनकी मानसिकता एक है, डिस्ट्रॉय करना। हमारे को क्या मिलता है? चंदा हम देंगे और वही हमारे खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे, हमारे खिलाफ में कानून बनाएंगे। हमारे और उसी चंदे से फिर आईटी सेल से कैंपेनिंग करा करके धर्म के नाम पर फिर हमें ही भड़काएंगे और फिर हमारे मार पिटवाएंगे। हमारे पास में सालासर बालाजी मंदिर है, ये सरदार पंजाब वाले, सरदार हरियाणा वाले, जाट गुज्जर इतना चंदा देते हैं यहाँ पे आके, साल के 2-3 हजार करोड़ रुपए चंदा आते हैं। ये लोग उसी चंदे से हमारे किसानों की जमीन खरीद के किसानों को बेदखल कर रहे, उसी चंदे से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उसी चुनाव से विधानसभा संसद पहुंच रहे, उसी से हमारे खिलाफ में कानून बना रहे। आज जैसे ये 3 बिल लाए, ये लोग हमारे ही चंदे से हमें मार रहे हैं। मैं तो सरदार भाइयों से, खास करके पंजाब और हरियाणा के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि सालासर वाली दुकान में चंदा देके हमें मारने की कोशिश मत करो भाई साहब, हम भी आपके भाई, हमने आपका क्या बिगाड़ा, हमें क्यों मार रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो उन चंदा देने वाले लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई लोग, आपको अगर चंदा देना ही है तो उन लोगों को दीजिए जो जरूरतमंद है, जिनको वास्तविकता में जरूरत है, या जो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको आप भी सोचते थे कि ये मुझे भी करना चाहिए, लेकिन किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर सामने वाला इंसान वो कर रहा है तो फिर उसका आप चंदा दे करके उसकी हेल्प आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को चंदा देना जो आप ही के खिलाफ तैयार जो आप ही के खिलाफ आप ही का शोषण करे, उसको चंदा क्यों दे रहे हो? जिसको जरूरत हो, जिनके घर उजड़े हैं, जिन आज किसानों में कितने 200 के करीब किसान मर गए, उनके परिवार को भी संभाल दो, वहां दे दो। भारत में और भी गरीब है, जिन भाई साहब ये सरदार जी बोलते हैं कि हमारी सिक्की का नाम है हाथ पकड़ के ऊपर उठाना। तो भाई साहब हाथ पकड़ के जो गरीब मजलूम है उनको ऊपर उठाइए, जो पहले से शोषण कर रहे हैं इस मंदिर के गल्लों में पैसे डालना बंद करिए। चलिए, खैर काफी सारी बातचीत हो चुकी है। अगर आपको ये बातें समझ में आई हैं और आप चाहते हैं कि ये बातें आगे ज्यादातर लोगों तक जाएं, तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस देश के अधिकतम लोगों तक जरूर पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। जो भी इंटरव्यू लेना चाहे मेरा संपर्क कर लेना, प्रशांत भाई के फेसबुक पे संपर्क कर लेना। मेरी फेसबुक की रीच खत्म कर दी गई है, 0% रीच है, तो इनसे संपर्क कर लेना और इसको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जी चलिए फिर, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार महावीर जी।
तो ठीक है साथियों, आई होप आपने पूरा इंटरव्यू को देखा है और इनकी बातों को समझा भी है। और मैं यही आपसे आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर पूरे देश के लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर कुछ रिस्क लेकर के हमने इस इंटरव्यू को आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया है तो आपका भी एक छोटा सा दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करके हमारी इस मेहनत को साकार करें। सो आप सभी को थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं कि इसी तरीके से हम आगे भी काम करते रहें तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक्स और डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके साथ में घंटी का बटन दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाले टाइम की हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके।